नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे बातों से दूसरों को जीतने की रणनीति। कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना आप कह सकती हैं, एक कला है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस ज्यादा बोलना या अपनी बात मनवा लेना ही जीत है। हाँ, यही लगता है अक्सर। पर संचार मतलब कम्युनिकेशन इससे कहीं ज्यादा ज्यादा सूक्ष्म है। सोच समझकर चुप रहने में भी उतनी ही ताकत होती है, बल्कि कई बार तो ज्यादा। अच्छा, चुप रहने में ज्यादा ताकत। हाँ, और यही संतुलन है ना, यही व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता की कुंजी है। और जो मनोवैज्ञानिक शोध हैं वो भी यही दिखाते हैं। जो लोग इसे समझकर इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, सफल भी। तो चलिए इसी कला की बारीकियों को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत उन मौकों से करते हैं जब बोलना, अपनी बात रखना फायदेमंद होता है। पहला पॉइंट आता है जब आपके पास कुछ अनूठा या मूल्यवान कहने को हो। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है। हाँ, सीधा जरूर है, पर इसमें थोड़ी गहराई है। देखिए, हर ग्रुप में, हर बातचीत में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। उनके अपने अनुभव, अपना नजरिया होता है। हाँ। तो इसे आप कह सकती हैं विचारों की विविधता। अब अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है या कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा एंगल है जो वहां मौजूद बाकी लोगों से अलग है और वो उस चर्चा के लिए या उस फैसले के लिए वाकई जरूरी है, तब बोलना जरूरी हो जाता है। अच्छा, हो सकता है आपकी वो एक बात पूरी तस्वीर बदल दे, या कोई ऐसा हल सुझा दे जो किसी और ने सोचा ही ना हो। ये बात तो सही है, मतलब कुछ नया जुड़ना, सिर्फ दोहराना नहीं। लेकिन एक सवाल है, कई बार लोगों को लगता तो है कि उनके पास कुछ नया है, पर शायद वो ग्रुप के लिए उतना मूल्यवान ना हो, और बार बार बोलने से कहीं लोग ये ना सोचें कि तो बस खुद को साबित करने में लगे हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये एक बहुत बहुत महीन रेखा है। मूल्यवान होने का मतलब सिर्फ नया होना नहीं है, उसका प्रासंगिक होना, उपयोगी होना भी जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। अगर आप लगातार ऐसी बातें कह रहे हैं जो उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा रही, या बस सुनी सुनाई बातें दोहरा रहे हैं, तो जाहिर है लोग आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। यहाँ थोड़ा खुद का आकलन जरूरी है कि क्या मेरी बात सच में इस डिस्कशन में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। अगर जवाब हाँ है तो जरूर बोलिए। इससे धीरे धीरे आपकी पहचान एक विचारशील व्यक्ति, एक थॉट लीडर के तौर पर बनती है। ठीक है, ये समझ आया। अब एक और स्थिति पर आते हैं जहां बोलना जरूरी बताया गया है। जब कोई गलत जानकारी फैल रही हो या कहीं कुछ अन्याय हो रहा हो। पर ऐसी सिचुएशन में तो अक्सर लोग चुप रह जाते हैं। इसके पीछे क्या क्या मनोविज्ञान है? हाँ, ये बहुत कॉमन है। इसे बाइस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, मूक दर्शक प्रभाव। होता यह है कि जब कई लोग किसी घटना को देख रहे होते हैं तो हर कोई सोचता है कि शायद कोई और कुछ करेगा। हाँ, मेरी क्या जरूरत है। बिल्कुल, या शायद मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई और है, वो बोलेगा। इस चक्कर में क्या होता है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कोई भी पहल नहीं करता। नतीजा? वो गलत जानकारी फैलती रहती है या अन्याय होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में आवाज उठाने का क्या फायदा है, खासकर अगर अकेले पड़ जाने का डर हो मन में? देखिए, फौरी तौर पर शायद थोड़ा असहज लगे, मुश्किल लगे, लेकिन इसके दूरगामी फायदे बहुत हैं। जब आप सच के लिए या सही बात के लिए खड़े होते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हो, तो आप उस चुप्पी के खतरनाक चक्र को तोड़ते हैं। और समय के साथ लोग आपको एक सिद्धांतवादी, एक साहसी और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में पहचानने लगते हैं। आपकी बातों का वजन बढ़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आवाज उठाने का तरीका सही हो। तरीका सही हो मतलब आक्रामक नहीं, दृढ़ हो, पर सम्मानजनक हो, फैक्ट्स के साथ शांति से अपनी बात रखना। वो ज्यादा असरदार होता है बजाय चिल्लाने के। दृढ़ता, आक्रामकता नहीं। ये एक अहम फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प बात कही गई है कि कई बार जवाब देने से बेहतर होता है समझदारी भरे सवाल पूछना। ये कैसे काम करता है? सीधे जवाब देना ज्यादा आसान नहीं लगता? आसान लग सकता है, पर हमेशा ज्यादा प्रभावी नहीं होता। ये थोड़ी सुकरात वाली फिलॉसफी है। वो जवाब नहीं देते थे, वो ऐसे सवाल पूछते थे जो लोगों को खुद जवाब तक ले जाते थे। अच्छा। तो जब आप अच्छे खुले सवाल पूछते हैं ना, तो आप एक साथ कई काम करते हैं। पहला, आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, उन्हें टॉपिक की गहराई में उतरने का मौका देते हैं। दूसरा, आप खुद को एक जिज्ञासु और सीखने वाले व्यक्ति के तौर पर पेश करते हैं। वो मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड नहीं झलकता, और लोगों को ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं। सही बात है। और तीसरा, आप बिना हावी हुए, बिना बॉस बने बातचीत को एक दिशा दे सकते हैं।
सवालों के जरिए आप उन पहलुओं पर रोशनी डाल सकते हैं जिन पर शायद किसी का ध्यान ना गया हो। तो कमाल की टेक्निक है, बिना बॉस बने बातचीत को राह दिखाना। क्या क्या इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे किसी मीटिंग में, हाँ, जरूर। मान लीजिए मीटिंग में कोई एक सोल्यूशन पेश कर रहा है। हाँ। अब सीधे ये कहने के बजाय कि अरे ये तो काम नहीं करेगा, हाँ। आप पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं, अच्छा इस समाधान के संभावित जोखिम क्या हो सकते हैं, या क्या हमने सोचा है कि इसे लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, या फिर इस लक्ष्य को पाने के क्या और तरीके हो सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार नहीं किया। अच्छा। इस तरह आप लोगों को खुद ही उस समाधान के कमजोर पहलुओं पर या दूसरे विकल्पों पर सोचने के लिए उकसाते हैं, बिना सीधा विरोध किए। बेहतरीन। अब आते हैं नेटवर्किंग और रिश्ते बनाने पर। यहाँ बोलने का क्या महत्व है और किस तरह का बोलना काम करता है? अक्सर लोग बस अपनी बातें बताते रहते हैं। हाँ, और ये बहुत आम गलती है। यहाँ एक बहुत बेसिक सिद्धांत काम करता है। लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस में होती है? खुद में। बिल्कुल, खुद में। तो सफल नेटवर्किंग और अच्छे रिश्ते बनाने की कुंजी दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने में है। उनसे उनके काम के बारे में पूछिए, उनकी चुनौतियों के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में, उनके शौक क्या हैं। एक अच्छा नियम है 70-30 का, मतलब लगभग 70% समय दूसरों को सुने, उन्हें बोलने दे, और बाकी 30% समय आप बोलें। और जब वो 30% समय बोलें तब किस बात का ध्यान रखें? मैं सिर्फ अपनी तारीफें करना तो शायद काम ना करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप बोलें तो कोशिश करें कि सहानुभूति दिखाएं, एक कनेक्शन बनाएं, अपनी बातें शेयर करें, पर इस तरह के सामने वाले को लगे कि आप उन्हें समझते हैं। मुकाबला करने से बचना है। मुकाबला करने से बचना है? जैसे जैसे अगर कोई अपनी मुश्किल बता रहा है, तो ये कहने के बजाय कि अरे यार मेरी मुश्किल तो इससे भी बड़ी थी, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, इसकी जगह आप कह सकते हैं, हाँ मैं समझती हूँ कि ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, पता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब इस तरह आप एक पुल बनाते, दीवार नहीं खड़ी करते, लोगों को लगता है कि हाँ इन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। सहानुभूति, मुकाबला नहीं। ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब इस सेक्शन का आखिरी पॉइंट, सही समय का इंतजार करना। कायरोस शब्द का जिक्र है, ये सिर्फ घड़ी वाला टाइम नहीं है, ये कैसे काम करता है? हाँ, काइरोस ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब सिर्फ क्रोनोस यानी घड़ी का समय नहीं, बल्कि सही अवसर, वो माकूल पल है। आप क्या कहते हैं, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि आप कब कहते हैं। अच्छा। हाँ, रिसर्च बताती है कि एक ही बात, एक ही मैसेज अगर गलत समय पर कहा जाए तो उसका कोई असर नहीं होता, या शायद उल्टा असर हो जाए। और वही बात अगर सही समय पर कही जाए तो कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। और ये सही समय होता कब है, कैसे पहचाने? सही समय वो होता है जब सुनने वाला ग्रहणशील हो, रिसेप्टिव हो, मतलब उसका मूड ठीक हो, वो बहुत ज्यादा तनाव में ना हो और आपकी बात सुनने को तैयार हो। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण? बिल्कुल। मान लीजिए आपको अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए बात करनी है। ठीक है। हाँ। अब अगर आप सोमवार सुबह सुबह ये बात छेड़ते हैं जब वो मीटिंग्स के लिए भाग रहे हैं और थोड़े स्ट्रेस में हैं, तो शायद आपकी बात ठीक से सुनी भी ना जाए। सही बात है। लेकिन अगर आप तब बात करते हैं जब हाल ही में कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल हुआ हो, टीम की तारीफ हुई हो, कंपनी अच्छा कर रही हो और बॉस थोड़े रिलैक्स्ड मूड में हो, तो वो काइरोस क्षण हो सकता है। उस समय आपकी बात सुने जाने और उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की संभावना कहीं ज्यादा होगी। तो अवसर को पहचानना और कभी-कभी उसका इंतजार करना भी एक जरूरी रणनीति है। रहना ज्यादा समझदारी है। पहला जिक्र है जब भावनाएं हावी हों, चाहे अपनी या सामने वाले की। गुस्से में या दुखी होने पर अक्सर लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। बिल्कुल, और इसे मनोविज्ञान में कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। एमिगडाला हाईजैक। हाँ, एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे और भावनाओं को, खासकर डर और गुस्से को प्रोसेस करता है। जब हम बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, गुस्से में, डरे हुए या बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी, तो ये भावनात्मक हिस्सा हमारे तार्किक दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी हो जाता है। अच्छा। और हम सोचने समझने की क्षमता एक तरह से खो देते हैं और फिर ऐसी बातें कह जाते हैं या कर जाते हैं जिनका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। तो ऐसे हाईजैक से बचने का या उसे संभालने का क्या तरीका है? सबसे कारगर तरीका है रुक जाना, पॉज। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। अगर आप खुद तीव्र भावनाओं से गुजर रहे हैं
तो तुरंत जवाब देने या फैसला लेने से बचें। एक मशहूर नियम है 24 घंटे का नियम। 24 घंटे का नियम। हाँ, कोई भी जरूरी जवाब या प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को कम से कम 24 घंटे शांत होने का समय दें। और अगर सामने वाला भावनात्मक रूप से उत्तेजित है तो उस वक्त बहस में पड़ना ही नहीं है। चुप रहना या बातचीत को टाल देना कहीं बेहतर है। शांत होने पर वही बात ज्यादा तर्कसंगत और प्रभावी ढंग से की जा सकती है। ये चुप्पी आपको ऐसे शब्दों से बचाती है जो रिश्तों को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। ये वाकई बहुत जरूरी सीख है, खासकर आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां तुरंत रिएक्शन का इतना प्रेशर रहता है। अगला पॉइंट है तब चुप रहना जब आपके पास किसी विषय पर पूरी जानकारी ना हो। पर कई बार लोग अधूरी जानकारी पर भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते दिखते हैं। हाँ, और ये एक और मनोवैज्ञानिक जाल है। इसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, ये क्या है? इसमें होता ये है कि जिन लोगों को किसी विषय का कम ज्ञान होता है वो अक्सर अपनी योग्यता को बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं। उन्हें लगता है उन्हें बहुत पता है, जबकि जो ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं वो अपनी क्षमता को लेकर ज्यादा विनम्र या अनिश्चित होते हैं। अच्छा, ये तो उल्टा है। हाँ, तो अगर आपको किसी विषय पर सिर्फ सतही जानकारी है, मतलब ऊपर ऊपर से पता है, तो उस पर एक्सपर्ट की तरह राय देना आपकी विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकता है। तो क्या ये कहना कि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता या मुझे इस पर और जानने की जरूरत है, ये कमजोरी की निशानी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बौद्धिक ईमानदारी है, ये आत्म जागरूकता का संकेत है और लंबे समय में ये आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, घटाता नहीं। सोचिए, अगर लोग जानते हैं कि आप बिना जानकारी के नहीं बोलते, तो जब आप बोलेंगे आपकी बात का वजन कितना ज्यादा होगा। अधूरी जानकारी पर जोर जोर से बोलना शायद पल भर के लिए आपको स्मार्ट दिखा दे, लेकिन अगर बात गलत निकली तो आपकी इज्जत को जो धक्का लगेगा उसकी भरपाई मुश्किल होती है। चुप रहना या सवाल पूछकर और सीखना, ये कहीं ज्यादा समझदारी है। ठीक है। अब एक और आम स्थिति, जब कोई अपनी भड़ास निकाल रहा हो, मतलब वेंटिंग कर रहा हो। ऐसे में अक्सर हम लोग सलाह देने लगते हैं या सोल्यूशन बताने लगते हैं। क्या ये सही तरीका है? ज्यादातर मामलों में नहीं। जब कोई वेंटिंग कर रहा होता है तो उसका पहला मकसद अक्सर समाधान खोजना नहीं होता। तो क्या होता है? उसका मकसद होता है अपनी दबी हुई भावनाओं को, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख को बस बाहर निकालना। इसे कैथारसिस कहते हैं, भावनात्मक रेचन। उन्हें उस समय आपकी सलाह या आपके समाधान की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो बिना जज किए उनकी बात सुन ले, उनकी भावनाओं को समझ ले। तो फिर करना क्या चाहिए? सिर्फ चुपचाप सुनते रहें? सिर्फ चुपचाप नहीं, सक्रिय रूप से सुने, एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि आप शारीरिक और मौखिक संकेतों से दिखाएं कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी भावनाओं को महत्व दे रहे हैं। अच्छा, जैसे उनकी तरफ देखकर सुनना, बीच बीच में सिर हिलाना और छोटे सहानुभूतिपूर्ण वाक्य बोलना, जैसे अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, ये तो वाकई मुश्किल रहा होगा। ये छोटे छोटे संकेत भी सामने वाले को बहुत सुकून दे सकते हैं। उन्हें महसूस करा सकते हैं कि हाँ, कोई है जो उनकी परवाह करता है। आपकी ये चुप्पी और ये थोड़ी सी सहानुभूति आपके लंबे चौड़े भाषण या सलाह से कई ज्यादा कीमती हो सकती है उस पल में। ये भावनात्मक समझदारी का एक बहुत अहम पहलू है। अच्छा, एक और स्थिति है जहां चुप्पी साधने की सलाह है जब आप किसी नए माहौल में हों, जैसे नया ऑफिस या कोई नया ग्रुप, जहां आपको पावर इक्वेशंस या लोगों के आपसी रिश्ते अभी साफ ना हो। स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन, किसी भी नए सोशल या प्रोफेशनल माहौल में घुसते ही अपनी राय जाहिर करना या किसी का पक्ष लेना, ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कौन प्रभावशाली है, किसके इंटरेस्ट क्या हैं, ग्रुप के अनकहे नियम क्या हैं, कौन किस बात को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है। ये सब समझे बिना बोलने से आप अनजाने में किसी को नाराज कर सकते हैं या गलत समझ लिए जा सकते हैं। हाँ, तो शुरुआती दिनों में क्या रवैया अपनाना चाहिए? ऑब्जर्व ज्यादा करें, बोलें कम, लोगों की बातचीत सुने, उनके व्यवहार पर ध्यान दें, समझने की कोशिश करें कि चीजें कैसे काम करती हैं यहाँ। जब आपको माहौल की, लोगों की और उनके आपसी समीकरणों की बेहतर समझ हो जाए, तब सोच समझकर सही समय पर अपनी बात रखें। जल्दबाजी में राय बनाने या बोलने से आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिनका असर लंबे समय तक रह सकता है। तो रणनीतिक चुप्पी यहाँ जानकारी इकट्ठा करने और गलतियों से बचने का एक शक्तिशाली टूल है। ये तो हुई माहौल समझने की बात।
पर गपशप या नकारात्मक बातों के समय चुप रहना क्यों जरूरी है? कई बार तो ऐसा लगता है कि दूसरों की बुराई करने से लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं, एक बॉन्डिंग सी हो जाती है। हाँ, ये एक भ्रम है। ये सच है कि साझा दुश्मन या किसी की आलोचना करने से पल भर के लिए एक झूठा जुड़ाव महसूस हो सकता है, नेगेटिव बॉन्डिंग जिसे कहते हैं। लेकिन ये जुड़ाव नकारात्मकता पर आधारित होता है और बहुत खोखला होता है। लगातार गपशप या नेगेटिव बातें माहौल को जहरीला बनाती हैं, भरोसे को तोड़ती हैं और आखिरकार आपकी अपनी छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं। लोग याद रखते हैं कि कौन है जो हमेशा दूसरों की बुराई करता फिरता है। तो ऐसी स्थिति से कैसे बचें बिना रूड लगे? आप न्यूट्रल रह सकते हैं, तटस्थ, या बातचीत का टॉपिक बदल सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है ये कहना, मैं इन्हें इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती कि इस पर कोई टिप्पणी कर सको। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, ये विनम्र भी है और आपको उस नेगेटिविटी से दूर भी रखता है। चुप रहकर या टॉपिक बदलकर आप न सिर्फ उस बातचीत के जहर से बचते हैं, बल्कि लंबे समय में लोग आपको ज्यादा भरोसेमंद और पॉजिटिव इंसान मानते हैं। और आखिरी बिंदु, जो शायद अमल करने में सबसे मुश्किल है, तब चुप रहना जब बहस जीतना किसी रिश्ते या बड़ी तस्वीर से ज्यादा जरूरी ना लगे। हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमें हर हाल में सही साबित करने को उकसाता है। हाँ, ईगो एक बहुत बहुत शक्तिशाली ड्राइवर है। हमें लगता है कि हर बहस जीतना जरूरी है, अपनी बात ऊपर रखना जरूरी है। लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि अपनी लड़ाई सोच समझकर चुननी होती है। पिक योर बैटल्स जिसे कहते हैं। हर छोटी मोटी बात पर बहस करने या जीतने की कोशिश करने से आप अपनी एनर्जी भी बर्बाद करते हैं और अपनी इमेज भी खराब करते हैं। लोग आपको मुश्किल या झगड़ालू समझने लगते हैं। तो इसका रणनीतिक फायदा क्या है? छोटी बातों पर चुप रह जाने से कहीं लोग हमें कमजोर न समझ लें? नहीं, बिल्कुल उल्टा होता है। जब आप छोटी महत्वहीन बातों को जाने देते हैं तो आप ज्यादा परिपक्व, ज्यादा आत्मविश्वासी और बड़ी तस्वीर देखने वाले व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं। आप अपनी लड़ाई की पूंजी, अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचा कर रखते हैं। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि जब आप किसी वाकई जरूरी मुद्दे पर बोलते हैं तो लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर ये बोल रही हैं तो मामला जरूर गंभीर होगा। तो रणनीतिक रूप से पीछे हटना या चुप रह जाना जब दांव पर कुछ बड़ा न लगा हो, आपको लंबे समय में ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। ये कमजोरी नहीं, ये बुद्धिमानी है। ये सारे बिंदु वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। क्या कुछ और एडवांस टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज भी हैं जिनका जिक्र है जो इस संतुलन को साधने में मदद करें? हाँ, कुछ सूक्ष्म तकनीकें हैं। जैसे एक है मिररिंग और मैचिंग। मिररिंग और मैचिंग, ये क्या है? ये अनजाने में भी होता है कई बार। इसे कमीलियन इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जिससे बात कर रहे हैं, आप अनजाने में या सचेत रूप से उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल की थोड़ी नकल करते हैं। नकल? हाँ, जैसे उसके बोलने की स्पीड, आवाज का उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, इनको हल्का सा मैच करना। इससे एक अवचेतन स्तर पर तालमेल बनता है, रैपो बिल्ड होता है। अगर सामने वाला धीरे और विस्तार से बोल रहा है तो आप भी थोड़ा धीमे हो जाए। अगर वो तेज और टू द पॉइंट बात कर रहा है तो आप भी संक्षिप्त रहें। इससे कनेक्शन बढ़ता है। ये दिलचस्प है। और बातचीत में जानबूझकर रुकने या पॉज लेने के बारे में क्या? चुप्पी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह? बिल्कुल, चुप्पी सिर्फ खालीपन नहीं है, ये बातचीत में पंक्चुएशन की तरह है। जैसे लिखते समय कॉमा, फुल स्टॉप जरूरी है ना? हाँ। वैसे ही बोलते समय सही जगह पे रुकना आपकी बात को वजन देता है। जब आप कोई जरूरी बात कहते हैं, उसके बाद 1 या 2 सेकंड का ठहराव, वो सुनने वाले को उस बात को एब्जॉर्ब करने का, समझने का मौका देता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। अच्छे वक्ता इस टेक्निक का खूब इस्तेमाल करते हैं। ये एक साधारण सी बात को भी यादगार बना सकता है। और वो एक फ्रेज है, मुझे इस बारे में सोचने दें, इसे भी काफी शक्तिशाली बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के प्रेशर से बचाता है और आपको विचारशील दिखाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, लेकिन हर सवाल का तुरंत जवाब देना न तो हमेशा मुमकिन होता है, न ही ज़रूरी। सही बात है। ये फ्रेज आपको सोचने का एक वैलिड टाइम देता है। इससे आप जल्दबाजी में कुछ गलत या अधूरा कहने से बचते हैं और एक सोचा समझा बेहतर जवाब तैयार कर पाते हैं। ये आपकी चुप्पी को जस्टिफाई करता है और सामने वाले की उम्मीदों को भी मैनेज करता है। और जब हम चुप हैं, खासकर जब सुन रहे हों, तो क्या सिर्फ चुप रहना काफी है? हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ये भी मायने रखता है? ओह, बॉडी लैंग्वेज तो बेहद।
बेहद महत्वपूर्ण है। चुप रहते हुए भी आपको निष्क्रिय या उदासीन नहीं दिखना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आंखों में देखकर सुनना, सहमति में हल्का सिर हिलाना, थोड़ा आगे की ओर झुकना, ये सब दिखाता है कि आप बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं। आप सामने वाले की बात को महत्व दे रहे हैं। लक्ष्य होना चाहिए चुप लेकिन उपस्थित, साइलेंट बट प्रेजेंट। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। तो ये सब याद रखने के लिए क्या कोई सरल सा फ्रेमवर्क है, कोई फिल्टर जिसका इस्तेमाल हम बोलने से पहले कर सकें? हाँ, एक बहुत सरल और प्रभावी फिल्टर है। 3 सवालों का फिल्टर। कुछ भी कहने से पहले खुद से पूछें। पहला। 1. क्या ये सच है? क्या मेरे पास इसके फैक्ट्स हैं? दूसरा। 2. क्या ये जरूरी है? क्या इसे कहना वाकई जरूरी है? क्या इससे कोई पॉजिटिव मकसद पूरा होगा? और तीसरा। 3. क्या ये विनम्रता या दयालुता से कहा गया है? क्या इसे कहने का तरीका रिस्पेक्टफुल और ठीक है? अच्छा। अगर इन 3 में से किसी 2 का जवाब भी नहीं है, तो शायद चुप रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। तो कुल मिलाके सार ये है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका रणनीतिक संतुलन, साधना ही कम्युनिकेशन में महारत हासिल करने की कुंजी है। सिर्फ बोलना या हमेशा चुप रहना दोनों ही काम नहीं करते। बिल्कुल सही। सफलता का मतलब हमेशा सबसे ज्यादा बोलना या हर बहस जीतना नहीं होता। असल में रिसर्च बार बार यही दिखाती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें ये आत्म जागरूकता और सामाजिक समझ शामिल है, यह सफलता का IQ से भी बड़ा प्रेडिक्टर है। अच्छा। हाँ, जो लोग इस कला में माहिर होते हैं, जो जानते हैं कि कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब सिर्फ सुनना या चुप रहना है, वो बेहतर रिश्ते बनाते हैं, अपने काम में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, कम टकराव झेलते हैं, ज्यादा सम्मान पाते हैं और लंबे समय में ज्यादा हासिल करते हैं। और ये संतुलन साधना, ये लगातार प्रैक्टिस और आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। और याद रखने वाली बात शायद यह है कि हर बार जब हमें बोलने का मौका मिलता है, जरूरी नहीं कि हम बोले ही। विश्वसनीयता शब्दों की क्वांटिटी से नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी और टाइमिंग से बनती है। एकदम सही कहा आपने। गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात कम्युनिकेशन पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी जीवन के बाकी पहलुओं पर। सोच समझकर कहे गए कुछ शब्द बिना सोचे समझे बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा वजन रखते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।